जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं आपका बालाजी जोड़ी स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। ये जो हम लोग की सीरीज चल रही थी 45 डे चैलेंज नीट में, मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण काफ़ी डिले हो गया है, बट अब इसमें डिले नहीं होगा। अब ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर को। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करते हुए चलते हुए समझते हुए चलेंगे। और इसमें बेसिकली क्या है कि जो जो इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा फोकस करना है, और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उस चीज़ को अच्छे से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। मतलब कि बोल रहे हैं कि आप अवेयर हैं कि कोई भी लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है, और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी लाइफ की स्टार्टिंग कहाँ से करता है? सिंगल सेल से स्टार्ट करता है। मीन्स ये इसकी सिंगल सेल हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, ये जब इसमें सेल में क्या होगी, ग्रोथ होगी और फिर सेल डिवाइड करेगी। तो क्या ये एक सेल से दो सेल बनेगी, फिर सेम चीज़ इस सेल में चलेगी, फिर ये दोनों सेल आगे डिवाइड करेंगी। तो फर्दर ये क्या है कि एक लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देंगी, लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म। और बेसिकली जो लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म कहाँ से बनना है कि सिंगल सेल, जब इनकी लाइफ की शुरुआत हुई लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म की, तो सबसे पहले क्या सिंगल सेल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो वो यहीं पे कह रहा है यू मे वंडर सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। आपको जान के आश्चर्य नहीं होता कि सिंगल सेल जो है कैसे लार्ज ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाती है। सिंगल सेल कैसे लार्ज ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनमें जो सेल्स होती हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करना। आल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विथ ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइड। बोला कि जो सभी सेल्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस और डिवाइडिंग करके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती हैं, और जो कि पेरेंटल सेल की जैसी सेम होती हैं, और डिवाइड होने पे जब एक पेरेंटल सेल डिवाइड होती है तो दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाती है। और वो दो डॉटर सेल जो बनती हैं वो कैसे बनती हैं? वो सेल जो पेरेंटल सेल है उसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी, फिर वो सेल क्या रिप्रोड्यूस करेगी, मतलब डिवीजन कर जाएगी, इससे दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। दीज न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स कैन देम सेल ग्रो एंड डिवाइड गिविंग राइज टू अ न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म्ड बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। बोल रहा है कि जो नई जो सेल बनी है इसमें क्या होगा, ये खुद से ग्रो करेगी, खुद से ही ग्रो करेगी और डिवाइड कर जाएगी, और इस तरीके से एक न्यू सेल पॉपुलेशन को फॉर्म कर लेगी। और इससे क्या होगा कि जो सिंगल पेरेंटल सेल्स और उसकी प्रोजनी है उससे क्या है कि एक सेल की पॉपुलेशन फॉर्म हो जा रही है। कैसे कि मान लो ये सिंगल सेल थी, ये क्या थी, ये एक सिंगल सेल थी। ठीक है, ये पेरेंटल सेल है, फिर इसमें दो ग्रोथ और डिवीजन हुई, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हुआ, डिवीजन हुआ, तो क्या है डॉटर सेल बन गई। ये क्या है, डॉटर सेल है, डॉटर सेल डीसी से लिखते हैं, डॉटर सेल है। और फिर इनमें क्या ग्रोथ और क्या हुआ, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हुई दोनों में। तो इनमें फिर ये दो सेल दो सेल दो सेल ऐसे, मतलब कि मिलियंस ऑफ सेल की पॉपुलेशन बनती जाएगी। तो बोल रहा है कि जो डॉटर सेल्स हैं, जो नीली डॉटर सेल्स हैं, उसके जो पेरेंटल सेल है वो मिलकर क्या है कि न्यू सेल पॉपुलेशन का फॉर्मेशन कर लेती हैं बाय विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की हेल्प से क्या करती हैं, न्यू सेल पॉपुलेशन का फॉर्म कर लेती हैं। इन अदर वर्ड सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। बोला है कि इस तरीके की जो ग्रोथ और डिवीजन की जो साइकिल्स होती हैं ये क्या सिंगल सेल में अलाउ कर देती हैं कि ये मिलियंस ऑफ सेल्स का स्ट्रक्चर कंसिस्ट कर लें, मिलियंस ऑफ सेल्स का स्ट्रक्चर बना लें। उसके बाद बात करते हैं सेल साइकिल की। Cell cycle, cell division is a very important process in all living organism. During the division of cell, DNA replication and cell growth also take place. बोला जो सेल डिवीजन है ये किसी भी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का। और जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ सेल में जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उस टाइम पे डीएनए क्या रेप्लिकेट करता है, सेल ग्रोथ करती है, ये भी इसमें पार्ट ले रहा होता है। जैसे मान लो ये सेल है, अब इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करने से पहले क्या होगा कि ये सेल क्या ग्रो करेगी, अपने आप को ग्रो करेगी। ठीक है, ग्रो की फिर इसने अपने डीएनए को रेप्लिकेट किया, और इसके बाद क्या करेगी, ये डिवाइड कर जाएगी। तो ये बोला ये सेल साइकिल का क्या प्रोसेस है। सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हैंस have a take place in coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genome। बोला है कि जो सेल डिवीजन हुई, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ जो सेल साइकिल के प्रोसेस हैं ये कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं। इससे क्या होता है कि जो पेरेंटल सेल है उसमें जो जीनोम है एग्जैक्ट जीनोम क्या डॉटर सेल में भी जाए, इसलिए ये क्या सारे प्रोसेस जो होते हैं कोऑर्डिनेटेड वे में हो रहे होते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाई विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम सिंथेसिस द अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल्स एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स इज टर्म्ड सेल साइकिल। बोला है कि जो सीक्वेंस है जिसमें क्या सेल डुप्लीकेट होती है उसके जो सीक्वेंस होते हैं उसमें क्या होता है कि जो जीनोम है उसका जीनोम का सिंथेसिस होता है, और जो अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनका सिंथेसिस होता है। मतलब कि दो सेल बनेंगी तो दो दो कंस्टिट्यूएंट चाहिए सेल ऑर्गेनल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दो चाहिए, क्लोरोप्लास्ट दो चाहिए, राइबोसोम, ये सारे मतलब क्या है दो दो चाहिए, तो इनका भी कंस्टिट्यूएंट्स का भी सिंथेसिस होता है किसमें, सेल में, जब सेल डिवाइड कर रही होती है। और इवेंचुअली क्या डिवाइड कर जाते हैं टू डॉटर सेल्स में, और इसको क्या बोलेंगे, इस टर्म को सेल साइकिल बोल रहे हैं।
आल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, सेल दो टर्म को कैसे बोलेंगे कि अगर सेल के साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हो रहा है, सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर रहा है तो मतलब सेल ग्रोथ कर रही है, और जो कि क्या है एक इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, और सेल ग्रोथ का एक कंटिन्यू प्रोसेस है, मतलब कि सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा होता है। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल, जबकि जो डीएनए सिंथेसिस है ये ओनली एक बार, एक सेल साइकिल में सिर्फ एक बार डीएनए का सिंथेसिस होता है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, बोला है कि जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है एक स्पेसिफिक स्टेज पे, सेल साइकिल की स्पेसिफिक स्टेज पे डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, वो क्या है एक डॉटर सेल में, डॉटर न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और जब वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो एक कॉम्प्लेक्स इवेंट्स की एक कॉम्प्लेक्स सीरीज चल रही होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और ये जो सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं खुद से जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं। फेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात कर लेते हैं। फेजेस ऑफ सेल साइकिल मतलब ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलिस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर, मतलब बोला कि जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होती है उसको हमने जब इलिस्ट्रेट किया, मतलब उसको ह्यूमन सेल्स को जब हमने कल्चर में इलिस्ट्रेट किया, उसका रीडिंग की, उसकी स्टडी की, तो दीज सेल डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स, तो जो ह्यूमन की सेल्स होती है उसको जो हमने कल्चर करके उसकी स्टडी की तो उसमें पता चला कि जो सेल डिवाइड है वो 24 आवर्स में अप्रॉक्स एक बार डिवाइड करती है। Hence, this duration of the cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type। बोला है कि जो ये जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है और सेल टाइप टू सेल टाइप भी वेरी करती है, जैसे कि ह्यूमन सेल साइकिल 24 आवर्स की होती है, जबकि जो अपना ईस्ट है ना, अरे ईस्ट अपना, वो उसकी सेल साइकिल 90 मिनट की होती है, ईस्ट की सीसी 90 मिनट की, ह्यूमन की सीसी 24 आवर्स की। जैसे कि अब एग्जांपल सेल टाइप टू सेल वेरी करता है, तो सेल टाइप में क्या ईस्ट जो है एक यूनिसेलर क्या फंजाई है ना, यूनिसेलर फंजाई है, और इसकी सेल साइकिल कितनी 90 मिनट की होती है। ईस्ट फॉर एग्जांपल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट, और ईस्ट क्या 90 मिनट में डिवाइड कर जाता है। सेल साइकिल इज डिवाइड इंटू टू बेसिक फेजेस, सेल साइकिल को दो बेसिक फेज में डिवाइड करते हैं। पहला फेज क्या है इंटरफेज, दूसरा क्या एम फेज और माइटोसिस। एम फेज की बात करते हैं, एम फेज मतलब माइटोसिस फेज। The M phase represents the phase when the actual cell division of mitosis occurs and the interphase represents the phase between two successive M phase। मतलब बोल रहा है कि जो M phase है वो रिप्रेजेंट करता है कि सेल डिवीजन का वो फेज जिसमें एक्चुअल में क्या है सेल डिवाइड कर रही होती है, और जबकि जो इंटरफेज होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है दो सक्सेसिव M phase के बीच का जो फेज होता है उसे क्या इंटरफेज बोल रहे होते हैं। It is significant to note that in the 24 hours average duration of cell cycle of a human cell, मतलब बोला है कि अगर कोई सेल साइकिल है उसका जो एवरेज ड्यूरेशन कितना 24 आवर्स है ह्यूमन सेल का, तो जो सेल डिवीज़न है सेल डिवीज़न प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, तो मतलब जो सेल डिवीज़न है लास्ट के 1 घंटे में जाके हो रहा है, और जबकि जो बाद बाकी का जो 23 आवर्स है या 95% जो है इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, मतलब कि बोला कि जो एम फेज है वो लास्ट के 1 घंटे में जाके हो रहा है, जबकि जो इंटरफेज है वो पूरा 23 आवर्स या 95% जो सेल साइकिल का टाइम है वो कौन सा फेज ले रहा है वो इंटरफेज ले रहा है, जबकि सिर्फ 5% जो एम फेज है वो टाइम ले रहा है, मतलब लास्ट में बिल्कुल लास्ट में जाके सेल डिवाइड कर रहा है। द एम फेज द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन, जो एम फेज है वो कब स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, मतलब कि जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो डॉटर क्रोमोसोम होते हैं उनका सेपरेशन होता है, जैसे क्या कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जैसे साइटोकाइनेसिस बोल रहे हैं, मतलब कि जो एम फेज है ये क्या है, एम फेज कब स्टार्ट होगा, एम फेज स्टार्ट कब होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा जब, तो क्या एम फेज स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है, और एंड करेगा मतलब क्या है कि जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड कर जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड, ठीक है, तो ये क्या बेसिकली एम फेज। द इंटरफेज so called the resting phase is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in orderly manner। बोल रहे कि जो इंटरफेज होता है इसे क्या रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं, क्यों रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं कि इस फेज में मतलब इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं क्योंकि रेस्टिंग फेज में और इंटरफेज में सेल जो है खुद को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रही होती है, और प्रिपेयर कैसे कर रही होती है कि वो अपनी सेल के मतलब साइटोप्लाज्म को इंक्रीज कर रही होती है, मतलब कि सेल की ग्रोथ करा रही होती है, और साथ ही साथ में डीएनए का जो है वो रेप्लिकेशन करा रही होती है ऑर्डरली मैनर में।
इसी वजह से इसको क्या रेस्ट फेज बोल रहे हैं, रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेज। जो इंटरफेज है उसको फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। G1 फेज या गैप 1 फेज बोल रहे हैं, एस फेज या सिंथेसिस फेज बोल रहे हैं, G2 फेज या गैप टू फेज बोल रहे हैं। और ये बेसिकली 3 फेज किस में आ रहे हैं, ये इंटरफेज में आ रहे हैं, इंटरफेज में। बात कर लेते हैं G1 फेज की। G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। मतलब बोल रहा है कि जो G1 फेज है वो तो मतलब माइटोसिस और डीएनए का जो बीच, डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का जो फेज है उसको क्या बोल रहे हैं, जैसे कि माइटोसिस एंड हुआ और डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने से पहले के जो बीच का फेज है उसके G1 फेज है, गैप 1 फेज बोल रहे हैं। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। मतलब बोला G1 फेज के टाइम पे जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी एंड कंटिन्यूसली ग्रो व्हाट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट डीएनए। मतलब बोला G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी और कंटिन्यू ग्रो कर रही होगी, बट जो इसका डीएनए है वो रेप्लिकेट नहीं होगा। एस और सिंथेसिस फेज मेक्स द पीरियड ड्यूरिंग द विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। मतलब बोला कि जो एस फेज है और सिंथेसिस फेज है, इस टाइम पे क्या होगा, जो सेल न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है उसमें क्या सिंथेसिस होगी और डीएनए की अपनी रेप्लिका बनेगी, मतलब एक कॉपी तैयार होगी डीएनए की, एक और कॉपी तैयार हो जाएगी किसमें, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। मतलब इस टाइम पे क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए है पर सेल में क्या है, डबल हो जाएगा, मतलब रेप्लिकेशन कर लिया डीएनए ने। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, अगर ऐसा समझ लो ये हो गई G1 फेज, ठीक है, ये होगी आपकी एस फेज और ये हो गई G2 फेज। तो यहाँ पे जब सेल एंटर किया तो यहाँ पे डीएनए, तो इसमें था 2C। जैसे ही एस फेज में जाएगा तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेट कर लेगा, शुरुआत में नहीं, मतलब डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा, 4C अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाएगा। फिर G2 में जाएगा तो यहाँ पे भी 4C रहेगा, ठीक है। तो वही बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है, अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है। बोला है कि द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C देन इट इंक्रीज टू 4C। बोला है कि अगर इनिशियल में अमाउंट जो है अगर उसको 2C से डिनोट कर रहे हैं तो वो क्या है कि एस फेज में आके इंक्रीज करेगा और फिर क्या 4C हो जाएगा, ये देखो 4C हो गया। फिर हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर होंगे उसमें चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि मान लो ऐसे समझ लो, ये है आपका क्या है G1 में, ठीक है, G1 में आपका क्रोमोसोम ये है, ठीक है। और सेम इट इज जब ये किस में एंटर करेगा, एस फेज में, एस फेज में, तो इसमें क्या है कि जो क्रोमोसोम है तो वो तो वही रहेगा, लेकिन इसकी क्या एक रेप्लिका बन जाएगी, डीएनए की कॉपी बन जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे कि 1 नंबर क्रोमोसोम है तो सेम इज इट यहाँ पे भी 1 नंबर ही क्रोमोसोम होगा। तो मतलब कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहेगा, बट जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो क्या डबल हो जाएगा। तो ये बोला इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 even आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम एज 2n। अब बोल रहा है कि अगर G1 में क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2n है तो जो एस फेज में जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है तो एस फेज में भी 2n रहेगा और G2 फेज में भी 2n रहेगा, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब कि क्या डीएनए है ये क्या एक बेसिकली डीएनए है, ठीक है। और ये क्रोमोसोम है, उसमें डीएनए से बना हुआ क्रोमोसोम है। अब ये क्या एस पेज में अपनी क्या कॉपी बना लेगा, लेकिन जो इसमें क्रोमोसोम नंबर है वो 2n है तो यहाँ पे भी 2n ही रहेगा, बस अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो 4C हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, कितना है 2C है। इन एनिमल सेल बात कर लें, इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। बोला कि एनिमल सेल में एस फेज के टाइम पे क्या होगा, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो न्यूक्लियस में शुरू हो जाएगा एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, जबकि जो सेंट्रियोल हैं वो कहाँ पे साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट कर रहे होंगे। During the G2 phase, protein are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continue। बोल रहा है कि जो G2 फेज है उस टाइम पे क्या है कि प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए क्या प्रोटीन का सिंथेसिस होता है कि सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है माइटोसिस में जाके सेल के डिवीजन में हेल्प करने के लिए। और जबकि जो सेल ग्रोथ का प्रोसेस है वो G2 फेज में भी कंटिन्यू हो रहा होता है। उसका बात करते हैं, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। मतलब बोला कि जो
एडल्ट एनिमल होते हैं उसमें कुछ सेल्स जो होती हैं वो डिवीजन में अपीयर नहीं होती हैं, जैसे कि हार्ट की सेल्स जो होती हैं वो डिवीजन अपीयर नहीं होती। मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली, और कुछ सेल जो होती हैं कि जब उनकी ज़रूरत पड़ती है उसी टाइम पे वो डिवाइड करती हैं। तो एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ, मतलब बोला कि अगर सेल की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, अगर सेल लॉस्ट हो गई है, सेल इंजरी हो गई है, सेल डेथ हो गई है, तो अब क्या आपकी सेल को रिप्लेस करना पड़ेगा, नई सेल को लाना पड़ेगा, तो इस वजह से उस सेल को क्या डिवाइड करना पड़ेगा। These cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage, zenith ऑफ द सेल साइकिल। बोला है कि इस टाइप की जो सेल्स होती हैं ये क्या है, फर्दर एम फेज में से जैसे निकलेंगी तो ये G1 फेज में ना जाके जीनोट फेज में चली जाएंगी। कौन से फेज में चली जाएंगी, जीनोट फेज में चली जाएंगी, क्यूसेंट फेज में चली जाएंगी, या इनएक्टिव स्टेज में चली जाएंगी, कि अब ये फर्दर डिवाइड नहीं करेंगी। जब इनकी जरूरत पड़ेगी सेल में, ऑर्गेनिज्म के अंदर, तब ये सेल डिवाइड करेंगी। सेल्स इन दिन स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म की जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट की डिपेंड पर, नीडेड पे, अगर ऑर्गेनिज्म को नीड है कि इस टाइप की सेल की हमें ज़रूरत है, तो वो सेल जो क्यूसेंट स्टेज में है वो फर्दर से क्या है, डिवाइड करेंगी, और फिर डिवाइड करके वो सेल के ऑर्गेनिज्म की नीड को पूरा कर देंगी, फिर वापस से क्यूसेंट स्टेज में चली जाएंगी। इस टाइप से होता है। तो वही बोल रहा है कि इस स्टेज में सेल जो है मेटाबॉलिक एक्टिव होती है बट कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती, लॉन्गर प्रोलिफरेट नहीं हो रही होती है। इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स। बोला कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है वो ओनली डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में देखने को मिलता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। There are few exceptions of this where haploid cell divide mitosis। बोल रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं उसमें माइटोटिक सेल डिवीजन किस में, डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में देखने को मिलता है, कि मतलब जो सेल जो है वो 2n होगी, उसमें क्या है कि माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा। लेकिन जो कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें क्या है, हैप्लॉइड सेल्स हैं, उनमें भी माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, मेल हनी भी हो गया। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन सो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। जबकि जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या है कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में क्या माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं एम फेज की। एम फेज बेसिकली क्या है, माइटोसिस फेज है, माइटोसिस फेज। और बेसिकली इसी में एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन अकर, ठीक है। उसका दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। बोल रहे कि ये जो पीरियड है, मतलब एम फेज जो है, दिस इज मोस्ट एक ड्रामेटिक पीरियड है सेल साइकिल का। इसमें क्या होता है, मेजर रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, मतलब कि जो सेल के मेजर कंपोनेंट जो है ना वो क्या रिऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका इन्वॉल्व होते हैं एक रिऑर्गेनाइजेशन में। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम, इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इसमें क्या होता है, जो माइटोटिक डिवीजन होता है या माइटोसिस डिवीजन होता है, एम फेज जो है, इसमें क्या होता है, जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, तो जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर 2n है, और जब डॉटर सेल बनती है तो उसमें भी जो क्रोमोसोम का नंबर 2n होता है, तो इसलिए इसको क्या है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो इक्वल अमाउंट में डिवाइड करके डॉटर सेल में पहुंचता है, तो इसलिए इसको क्या इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस। बोल रहा है कि जो कन्वीनियंस माइटोसिस जो है इसके फर्दर 4 स्टेज होते हैं, जो जिसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है, वो फर्दर 4 स्टेजेस में हो रही होती है। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉ बिटवीन वेरियस स्टेजेस। बोल रहे कि ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, कौन सा, ये जो प्रोग्रेसिव प्रोसेस चल रही होती है न्यूक्लियर डिवीजन की, ये क्या है कि वेरियस स्टेजेस के बीच में एक क्लियर कट लाइंस जो है उसको डिस्क्राइब करती है। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व फॉलोइंग 4 स्टेजेस। कैरियोकाइनेसिस मतलब कि जो कैरियोकाइनेसिस होगी तो उस टाइम पे 4 स्टेजेस आएंगी, 4 फेजेस आएंगे। इसमें क्या है, पहला प्रोफेज है, फिर मेटाफेज है, फिर एनाफेज है, फिर टीलोफेज है। तो सबसे पहले प्रोफेज को समझते हैं। प्रोफेज प्रोफेज which is the first stage of karyokinesis of mitosis follow the S and G2 phase of interphase। मतलब कि बोल रहा है कि G2 S फेज और G2 फेज के बाद जो अगला स्टेज आता है वो M फेज का प्रोफेज स्टेज ही होता है, जो कि कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेज होता है। इन द S and G2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। मतलब बोल रहा है कि जो एस फेज में क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा, वही डीएनए G2 फेज में भी आया। तो जो वो डीएनए आया ये क्या डिस्टिंक्ट नहीं है बट एक दूसरे में इंटरवाइंड है, उलझा हुआ है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। बोले कि जो प्रोफेज होता है उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोमल मटेरियल है, जो डीएनए है
वो क्या है कि कंडेंसेशन उसका कंडेंसेशन होना इनिशिएट हो जाता है, मतलब कंडेंसेशन की शुरुआत हो जाती है। द क्रोमेटिन कंडेंसेशन, इसमें क्या होता है कि द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। बोल रहा है कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल है ये क्या अनटेंगल्ड हो जाता है इस प्रोसेस, जो क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है उसमें क्या है कि जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो एक दूसरे में आपस में उलझ जाता है और क्रोमोसोम मटेरियल जो है वो एकदम से कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है। द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। मतलब बोल रहा है कि एस फेज के टाइम पे जो साइटोप्लाज्म में सेंट्रोसोम का जो डुप्लीकेशन हुआ था वो क्या करेगा, वो अब अपोजिट पोल पे मूव करने लगेगा। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। बोल रहा है जो प्रोफेज है वो कंप्लीट होगा, वो फॉलोइंग जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें सीन होंगे सेल के अंदर। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। बोला जो क्रोमोसोमल मटेरियल है ये क्या है कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में कंडेंस हो जाएगा और माइटोटिक क्रोमोसोम हम लोग को देखने को मिलेंगे। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज ऑफ टू क्रोमेटिड्स अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। बोला कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमें दिखेंगे, दो क्रोमेटिड जो होंगे इस तरीके से दिखेगा और सेंट्रोमियर पे क्या है अटैच होंगे। दो क्रोमोसोम दिख रहे हैं हमको, क्रोमेटिड्स composed of two chromatids attached together at the centromere. Centrosome which had undergone duplication during interphase begins to move towards opposite poles of the cell। बोल रहा है कि जो सेंट्रोसोम थे जो एस फेज के टाइम पे साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट हुए थे ये क्या करेंगे, ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। बोले जो सेंट्रोसोम्स होते हैं उसके चारों तरफ क्या रेडिएट्स कर रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो रेडिएट्स कर जाएंगे और क्या बनाएंगे एस्टर्स का फॉर्मेशन करेंगे। द टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक अपरेटर। और दो एस्टर्स जो हैं टुगेदर मिलके क्या बनेंगे, स्पिंडल फाइबर का फॉर्म्स करेंगे जिसको क्या माइटोटिक अपरेटर्स बोलेंगे। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोपेज व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। बोला है कि जो प्रोफेज का एंड होगा उस टाइम पे क्या होगा कि सेल को जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर एनवेलप आदि कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके बाद बात करते हैं मेटाफेज की। तो मेटाफेज में क्या होगा, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। इसको क्या बोल रहे हैं, सेकेंड फेज ऑफ एम फेज या माइटोसिस फेज बोल रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो एम फेज है या मेटा फेज है उसका शुरुआत कैसे पता चलेगा कि एम फेज शुरू हो गया है या वो सॉरी मेटा फेज शुरू हो गया है। तो मतलब जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा, कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा क्या से, साइटोप्लाज्म में से। हैंस द क्रोमोजोम आर सेपरेट थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और इस वजह से क्या होगा, जो क्रोमोजोम जो कंडेंस हुए हैं प्रोफेज में वो क्या है कि पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर जाएंगे, फैल जाएंगे। वाई दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप। और जिस वजह से क्या होगा, जो क्रोमोजोम होंगे वो कंप्लीटली कंडेंस हो चुके होंगे और माइक्रोस्कोप में क्या है क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं इस स्टेज में। दिस देन द स्टेज एट विच मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम इज मोस्ट इजली स्टडीड। इस वजह से क्या होगा कि जो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी है इस स्टेज में बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। मतलब कि इस स्टेज पे जो मेटाफोज का जो क्रोमोसोम होगा वो दो सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बना होगा, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। और जो कि सेंट्रोमियर की हेल्प से क्या करेगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा इस तरीके से। ये क्या हो गया, मेटाफेज का क्रोमोसोम हो गया, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। और ये क्या है, ये आपका सेंट्रोमियर है। स्मॉल डिस्क सेव स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। बोल रहा है कि जो सेंट्रोमियर है जिसपे क्या है कि क्रोमेटिड हेल्ड है, इसके ऊपर एक स्मॉल डिस्क से स्ट्रक्चर हुआ है जिसे वो क्या बोले काइनेटोकोर बोल रहे हैं। दिस स्ट्रक्चर आर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब जो सेंट्रोमियर है ये आपके सेंट्रोमियर है, इससे क्या स्पिंडल फाइबर निकलेंगे तो वो कहाँ पे जाके अटैच होंगे, वो काइनेटोकोर पे आके अटैच होंगे। तो काइनेटोकोर जो है वो स्पिंडल फाइबर को अटैच करने के लिए साइट प्रोवाइड कराता है, formed by spindle fiber to the chromosome that are moved into पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। और ये के जो स्पिंडल फाइबर है ये क्या करेंगे, जैसे ये काइनेटोकोर के सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर पे अटैच हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे कि जो क्रोमोसोम है उसको मूव कराएंगे और सेल के सेंटर पे एक पोजीशन में अलाइन करा देंगे। हैंस द मेटाफेज इज करेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विच वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्ट बाय इट्स काइनेटिक कोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल
and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये होगी पूरी सेल, ये हो गया अपना सेंट्रोसोम, इससे ये निकला है एस्टर रे एक अपोजिट पोल पे, यहाँ पे ये क्या एस्टर रे, इससे क्या निकलेंगे, इससे स्पिंडल फाइबर निकलेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो क्रोमोजोम जो है साइटोप्लाज्म में क्या है कि स्प्रेड है, फैले हुए हैं मेटाफेज में, ठीक है। ऐसे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये ऐसे, ठीक है। अब ये क्या, इस पे क्या है, काइनेटोकोर, डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर काइनेटोकोर, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो अब क्या, स्पिंडल फाइबर जो है अपोजिट पोल से आएंगे, ये आई स्पिंडल फाइबर ये काइनेटोकोर से अटैच हो गए, एक अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर ये इस काइनेटोकोर से अटैच हो गए। सेमिटिज एक स्पिंडल फाइबर आएगा, ये काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा, एक स्पिंडल फाइबर आएगा, ये काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा। अब ये क्या, स्पिंडल फाइबर जो है अपोजिट पोल पे मूव करेंगे, अपोजिट साइड मूव करेंगे, तो क्या इनकी जो पोजीशन है, जो अभी क्या है, इक्वेटर पे सेंट्रल के सेल के सेंट्रल पे अलाइन हो जाएंगे, क्या, ये जो क्रोमोजोम है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो क्रोमोजोम थे ये इस तरीके से कुछ इस तरीके से सेंट्रल पे अलाइन हो जाएंगे। ये हो गया काइनेटोकोर, ये आ गया अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर, ठीक है, सेंट्रल पे अटैच हो गए, ये इधर से, ये इधर से। तो ये जो सेल के सेंटर पे ये क्रोमोजोम अटैच हो गए, तो वही इसमें बोल रहा है कि अपोजिट पोल कि इसका देखो वो पढ़ते हैं, देखना भी, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स के जो काइनेटोकोर्स पे अटैच हो जाएंगे क्या, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। क्रोमोसोम आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल। बोला है कि दोनों पोल के जो स्पिंडल फाइबर हैं वो क्या है, काइनेटोकोर पे अटैच करके क्रोमोसोम को सेंट्रल प्लेट पे या मेटाफेजिक प्लेट पे क्या सेल के सेंटर में अलाइन कर देंगे। तो बेसिकली यही क्या हो रहा है, मेटाफेज में यही चीज़ चल रही है। ये देखो यहाँ पे ये क्रोमोसोम आए, ये देखो ये एक यहाँ पे अटैच हो गए कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर, एक स्पिंडल फाइबर यहाँ पे, और देखो इनको खींच के गया, ये देखो इक्वेटर पे अलाइन कर दिया, ये देखो इक्वेटर पे अलाइन कर दिया। एक ये हो गया, एक ये हो गया, देखो ये क्या, मेटाफेजिक प्लेट बन गई। और ये क्या हो रहा है, मेटाफेज में हो रहा है। जब मेटाफेज की शुरुआत हो रही है तो उसमें क्या है कि अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर आते हैं और सेंट्रोसोम के काइनेटोकोर पे अटैच होके क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम है उसको क्या की सेंटर पे लाइन करते हैं, जिससे क्या मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। और फिर यही जब मेटाफेज जब एनाफेज में आती है तो क्या यही क्रोमोसोम यहाँ से क्या स्प्लिट कर जाते हैं, और जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेंट्रोमियर से डिवाइड कर जाती है। बात कर लेते हैं एनाफेज की। At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously, and the two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosome of future daughter nuclei। बोल रहा है कि जो मेटाफेज प्लेट पे जो क्रोमोसोम अलाइन हुए थे, ये क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली एकदम से क्या करेंगे, स्प्लिट कर जाएंगे। जैसे कि दो क्रोमोसोम इस तरीके से मेटाफेजिक प्लेट पे अटैच थे, तो अब ये बीच से क्या स्प्लिट कर जाएंगे। तो ये सेंट्रोमियर है, तो कुछ इस तरीके से ये स्पिंडल फाइबर है, और ये इस ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा, और इधर वाला जो है, इधर वाला कुछ इस तरीके से इस तरफ चला जाएगा। तो ये क्या इस तरीके से स्प्लिट कर जाएंगे साइमल्टेनियसली। और दो डॉटर जो क्रोमेटिड थे, अब इनको डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे। जो फ्यूचर में जो दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगी उनके लिए ये क्या हो गए, डॉटर क्रोमोसोम हो गए। अब जो सेल जब डिवाइड करेगी, साइटोप्लाज्म जो उसका डिवाइड किया जाएगा, तो ये जो दोनों हैं, तो दोनों पर्टिकुलर सेल के लिए जो दो सेल बनेंगी उनमें क्या एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करेंगी। विगिन their migration towards the opposite poles, as each chromosome moves away from equatorial plate, the centromere of each chromosome remains directed toward the pole and hence at a leading edge with the arms of chromosome trailing behind। मतलब बोल रहा है कि जो एस्ट्रल मतलब स्पिंडल फाइबर है, जैसे कि ये ऐसे यहाँ समझ लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, एक सेंट्रोसोम इधर हो गया, इससे स्पिंडल फाइबर अटैच है, और इधर से एक स्पिंडल फाइबर अटैच है। तो ये सेंट्रोमियर से अटैच है, और इधर सेंटीमीटर से अटैच है, स्पिंडल फाइबर इधर जा रहा है और स्पिंडल फाइबर इधर जा रहा है। तो ये अपोजिट पोल पे मूव कर रहे हैं दोनों क्रोमोसोम। तो जो स्पिंडल फाइबर वो आगे की तरफ होगा, जो क्रोमोसोम है इनकी जो पूछें टेल जो है वो क्या पीछे की तरफ होंगी, तो ट्रेलिंग बिहाइंड बोल रहे हैं इसको। क्रोमोसोम की जो आर्म्स है वो पीछे की तरफ होंगी, इसलिए इसे ट्रेलिंग बिहाइंड बोल रहे हैं। तो इसमें क्या है, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट
एंड क्रोमेटेड सेपरेट, जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट कर जाएगा और क्रोमेटेड जो है वो सेपरेट हो जाएगा। क्रोमेटेड मूव टू अपोजिट पोल्स, और क्रोमेटेड जो सेपरेट हुआ है वो अपोजिट पोल की तरफ अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएगा। फिर टीलोफेज एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस की जो फाइनल स्टेज है उसे क्या बोल रहे हैं, टीलोफेज बोल रहे हैं। द क्रोमोजोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस्ड, अब जो क्रोमोजोम जो हैं अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंचे हैं वो क्या डीकंडेंस होना शुरू कर जाएंगे। एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, अब ये अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। द इंडिविजुअल क्रोमोजोम कैन नो लॉन्गर बी सीन, अब जो इंडिविजुअल क्रोमोजोम था, जो क्रोमेटिड था, अब क्रोमोजोम की तरह से दिखाई नहीं देगा। ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट टू ईच ऑफ द टू पोल, अब जो ईच सेल का क्रोमेटिन मटेरियल है अब ये ईच दोनों पोल्स पे अब एक एक मतलब अपने अपने पोल पे कलेक्ट हो जाएगा। दिस स्टेज विच अलाउ फॉलोइंग की इवेंट, इस स्टेज टीलोफेज में क्या हो रहा है, जो क्रोमोजोम क्लस्टर है जो अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट, जो क्रोमोजोम है वो क्लस्टर के रूप में आ जाएंगे और अपने जो आइडेंटिटी है उसको क्या करेंगे, लॉस्ट कर देंगे। न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोजोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियर इन्वेलप है क्रोमोजोम क्लस्टर के चारों तरफ बन जाएगा और जो दो डॉटर न्यूक्लियाई जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगी। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईआर रिफॉर्म हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेमोरी रीअपियर हो जाएगी, ये सब क्या दोबारा से फिर से बन जाएंगे, रिफॉर्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। Mitosis comprises not only segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei karyokinesis, but cell itself divide into two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which cell division gets complete। बोल रहा है कि जो सिर्फ न्यूक्लियस का डिवाइड हो जाना, डॉटर न्यूक्लियाई का सेपरेट हो जाना ही वो सेल डिवीजन नहीं कहलाता है, जबकि जो साइटोकाइनेसिस होगी मतलब जो साइटोप्लाज्म है जब तक वो डिवाइड हो जाएगा दो डॉटर सेल्स में उसके बाद ही डिवीजन क्या है, कंप्लीट होगा। इन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाई अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होगी वो कैसे होगी, फरो सेल फरो अपीयरेंस आएगा किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। द फरो जो है ग्रेजुअली डिपेंस एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू, मतलब बोला ये देखो ये फरो दिख रहा है आपको, ये क्या डिपेंस होता जाएगा, डिपेंस दोनों साइड से इक्वल में डिपेंस होता जाएगा, डिपेंस हो जाएगा और क्या एक सेंट्रल में जाके मिल जाएगा। इससे क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है दो दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाएगा। प्लांट सेल हाउएवर आर इनक्लोज बाई अ रिलेटिवली इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल, जो प्लांट है उसकी सेल जो है वो इन एक्सटेंसिव सेल वॉल में इंक्लोज रहती है। देयर फोर अंडरगो साइटोकाइनोसिस, और जब साइटोकाइनेसिस होगा तो इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट एक्साइटिंग एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स, मतलब जैसे कि ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, इसमें क्या सेल वॉल भी होती है, इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल भी होती है, तो इसमें क्या होगा, ये क्या है, क्रोमोजोम जो है वो इसके अंदर है। अब यहाँ करेगा करेगा कि बीच से दोनों साइड बराबर मात्रा में सेल प्लेट बनेगी, इक्वली दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी, और इससे क्या ये जो सेल है दो सेल में डिवाइड हो जाएगी, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिंस विद फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट, अब ये सेल प्लेट जो है दो सेल वॉल बनाएगी, प्राइमरी सेल वॉल बनाएगी, रिजेंबल द मिडिल लैमेला बिटवीन वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल, और इसको क्या जो सेल प्लेट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मिडिल लैमेला को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये दो एडजेसेंट सेल के बीच में बनेगा क्या, मिडिल लैमेला। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स, और जब क्या होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा तो उस टाइम पे जो ऑर्गेनेल्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड जो है वो दो डॉटर सेल्स के बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें क्या जो कैरियोकाइनेसिस तो होगी लेकिन उसका साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, इस वजह से उनका क्या रिजल्ट होगा, उनका जो साइटोप्लाज्म है उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज हो जाएगी, और जिससे क्या है फॉर्मेशन ऑफ सिंसियम, जिससे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज हो जाएगी और सिंसियम होगा। और ये हमें किस में देखने को मिल रहा है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट में देखने को मिलता है क्या, सिंसियम कंडीशन। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को समझ लेते हैं। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली, मतलब जो इक्वेशनल और माइटोसिस डिवीजन है ये डिप्लॉयड सेल्स के लिए ही है, लेकिन इन सम लोअर प्लांट्स एंड इन सम सोशल इंसेक्ट हैप्लॉयड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, बोल रहा है कि कुछ लोअर प्लांट हैं और सोशल इंसेक्ट्स जो हैं उनकी सेल क्या हैप्लॉयड होती है और ये भी डिवाइड करते हैं बाय द माइटोसिस। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंट ऑफ डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बोल रहा है कि जो माइटोसिस का डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंस है ये बहुत ही अंडरस्टैंड और वेरी इसेंशियल है किसके लिए, किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए। आर यू अवेयर some example where you study about haploid and diploid insect? Mostly usually mitosis usually result in the production of diploid daughter cells with identical genetic कॉम्प्लीमेंट, बोल रहा है कि जो माइटोसिस है इसका रिजल्ट क्या होता है कि इसमें दो डॉटर सेल्स आएंगी और दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक कंपोनेंट है, कम्प्लीमेंट है, ये क्या आइडेंटिकल रहेगा पेरेंट की सेल के साथ में। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू माइटोसिस, जो मल्टी सेलर है ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ क्या हो रही है, माइटोसिस की वजह से हो रही है।
सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जब सेल ग्रोथ कर रही होती है तो उस टाइम पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब कर जाता है। देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड द रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। और क्या ये क्या है कि जो सेल है उसका पूरे जो न्यूक्लियस है उसका पूरे सेल पे अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं रह पाता है। इस वजह से क्या होता है कि जो सेल है उसको अपना न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन करने के लिए डिवीजन करना पड़ता है। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। माइटोसिस का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी है कि वो सेल रिपेयर करती है। जब सेल में इंजरी हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है, तो क्या है, माइटोसिस के द्वारा सेल रिपेयर हो जाती है। द सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। बोल रहा है कि जो अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस है और लाइनिंग ऑफ गट की सेल्स हैं और ब्लड सेल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड होती जाती हैं न्यू सेल के साथ। माइटोटिक डिवीजन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम रिजल्ट कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। बोल रहा है कि जो माइटोसिस डिवीजन है ये कहाँ पे हो रही है, प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हो रही है और एपिकल और लेटरल कैम्बियम में हो रही है, जिस वजह से क्या है कि जो प्लांट की ग्रोथ है उस प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ होती रहती है। मियोसिस की बात कर लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। बोला लाइक कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग होगा बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होगा, दो गैमीट का फ्यूजन इंक्लूड होगा। और इसमें क्या होता है, और दोनों में क्या होगा कि दोनों में कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, इससे कि दो ये सेल है, ठीक है, ये दो सेल है, गैमीट है ये दोनों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा फ्यूज़न होगा तो इससे क्या एक ऑफ स्प्रिंग बनेगी, ठीक है। और ऑफ स्प्रिंग में जो क्रोमोसोम जाएगा वो कैसा जाएगा, 2n जाएगा। तो वो जो हैप्लॉइड ऑफ सेट क्रोमोसोम है इसको बनाने के लिए सेल में जो प्रोसेस होगी उसी को मियोसिस बोल रहे हैं, ठीक है। और मियोसिस से क्या दो हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो बनती हैं, और ये दो हैप्लॉइड जो सेल्स होती हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है, फ्यूज़न होता है, जिससे कि जो 2n नंबर जो है वापस से रिस्टोर हो जाता है सेल के अंदर। तो वही यहाँ पे है, गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। और गैमीट जो हैं वो स्पेशल डिप्लॉइड सेल से मिलके बनते हैं। जैसे कि ये जो एन सेल बनी है इसका जो पेरेंट होगा वो कैसा होगा, वो 2n ही होगा, लेकिन उसमें क्या होगी, उसमें मियोसिस होगी। मियोसिस एक क्या है, मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीज़न है। इसमें क्या, जब ये सेल 4 सेल में डिवाइड करेगी और जो चारों हैं उनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाएगा, उसमें से एक यहाँ पे आएगी। और सेम इसके साथ भी ऐसे ही होगा, इसके साथ भी 4, इसका जो पेरेंट सेल्स होगी वो भी 2n की होगी, लेकिन जो इसमें मियोसिस होगा तो ये भी n से आएगी। और फिर ये विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन फ्यूजन होगा और ये वापस से जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो वापस से रिस्टोर हो जाएंगे डिप्लॉइड सेल में। स्पेशलाइज काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। वो कह रहा है स्पेशल काइंड की जो सेल्स होती हैं इनमें क्या क्रोमोसोम का नंबर जो है रिड्यूस हो जाता है, और इसमें से जो प्रोडक्शन होता है हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन होता है। और इस दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। और इस तरीके के डिवीजन को क्या बोल रहे हैं, मियोसिस कह रहे हैं। मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर एज फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द डिप्लॉइड फेज। बोल रहा है जो मियोसिस है ये क्या है कि किसी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज को प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस जो है वो रहता है। और जबकि जो सेक्सुअली ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिससे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और ये वापस से जो डिप्लॉइड फेज है वो वापस से ऑर्गेनिज्म में क्या कर देगा, शुरू कर देगा। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। और हम लोग मियोसिस बी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और हमें गैमीट कैसे मिलेंगे, मियोसिस ड्यूरिंग मियोसिस हमें गैमीट कैसे मिलेंगे, गैमेटोजेनेसिस होगी उसमें क्या मियोसिस चलेगी, और जिससे कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स में क्या गैमीट्स मिलेंगे। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट। और गैमेटोजेनेसिस के द्वारा क्या होगा, मियोसिस ऑफ गैमेटोजेनेसिस होगी तो हमें हैप्लॉइड गैमीट्स मिलेंगे। मियोसिस के की फीचर देख लेते हैं। Meiosis involved two sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis 1 और meiosis 2। मतलब meiosis जैसे ही माइटोसिस था उसमें एक बार न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था, फिर उसके बाद सेल डिवीजन हो रहा था, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो रही थी, फिर साइटोकाइनेसिस हो रही थी। और इसमें क्या है कि दो सिक्वेंशियल साइकिल देखने को मिलेंगे, मतलब कि पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, सेल के बाद फिर न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर फाइनली सेल डिवाइड करेगा तो सेल डिवाइड तो क्या बनेगा, 4n सेल बनेंगी, 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगी, ठीक है। तो वही बेसिकली बता रहा है। और लेकिन क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, मियोसिस फर्स्ट बोलेंगे, इस वाले न्यूक्लियर डिवीजन फिर सेल्यूलर डिवीजन, तो इसको क्या बोल रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट। और इस वाले को
इस वाले को म्योसिस सेकंड, ठीक है। बट क्या हो रहा है, सीक्वेंशियल सेल साइकिल, 2 सीक्वेंशियल सेल साइकिल चलेंगी जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन होगा, जिसको म्योसिस 1 और म्योसिस 2 कहेंगे। लेकिन बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सिंगल सेल साइकिल में ही होगा। म्योसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज। म्योसिस फर्स्ट जो है उसमें जो पेरेंटल क्रोमोसोम है वो क्या है, अपनी रेप्लिका बनाएगा और आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड को फॉर्मेशन करेगा, कहाँ पे, एस फेज में, किसके, म्योसिस फर्स्ट के। Meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between non-sister chromatid of homologous chromosomes। बोला है जो meiosis है उसमें क्या होगी, जो homologous chromosome है उनके बीच में पेयरिंग होगी और रिकॉम्बिनेशन होगा उनके बीच। रिकॉम्बिनेशन कहाँ होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ homologous chromosome के बीच में, किस में होगा, meiosis में। फोर हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ meiosis 2। meiosis meiosis फर्स्ट में क्या होगा कि जो डिप्लॉयड सेल होगी उसमें क्या होगी, उसमें होगी गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस मतलब कि म्योसिस होगी, तो इससे क्या, हैप्लॉइड गैमीट बनेगा, ठीक है। ये क्या 2n है, इससे क्या है, गैमीट बनना है हैप्लॉइड विद द हेल्प ऑफ म्योसिस। और जो म्योसिस डिवीजन होती है इसमें क्या होता है कि ये रिडक्शनल डिवीजन होती है, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं उनका नंबर हाफ हो जाता है एज अ पेरेंटल सेल। तो इसमें क्या गैमीटोजेनेसिस होगी, तो 4 जो है क्या बनेंगे, गैमीट बन जाएंगे या डिप्लॉयड हैप्लॉइड सेल बन जाएंगी 4, ठीक है। सेम इसमें बन गई, ऐसे ही ये क्या बन गया, ये हैप्लॉइड सेल बन गई 4। तो इसका म्योसिस बोलेंगे फाइनली, और इसी को हम लोगों को इसमें समझना है। तो म्योसिस फर्स्ट में 4 स्टेज होंगी। म्योसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, फिर मेटा फेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट। बेसिकली जो प्रोफेज फर्स्ट है इसमें 5 स्टेजेस होती हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो इसी सबको हम लोग को पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्या, प्रोफेज फर्स्ट में भी जो पहली मतलब 5 स्टेजेस होती हैं उसमें क्या, पहली स्टेज क्या है, लेप्टोटीन, फिर उसके बाद क्या है, जाइगोटीन, फिर उसके बाद पैकाइटीन, फिर उसके बाद डिप्लोटीन, फिर उसके बाद डायाकाइनेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेप्टोटीन के बारे में। लेप्टोटीन में क्या होगा, लेप्टोटीन में बेसिकली जो क्रोमोसोम है वो क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक साथ आएंगे। इसके पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। ये देखो, जब सेल इंटरफेज में होती है, इंटरफेज, ठीक है, तो इंटरफेज में 4 फेज थे, क्या थे, एक था G1, फिर क्या था एस फेज, इंटरफेज में 3 फेज होते हैं, 3 फेज, G1 फेज, एस फेज और उसके बाद आता है G2 फेज। और यहाँ से सेल एम फेज या माइटोसिस या म्योसिस फेज में इंटर कर जाती है। वो डिपेंड करता है कि सेल कैसे है। अगर सेल सोमेटिक सेल है तो वो माइटोसिस फेज में जाएगी। अगर सेल जो है गैमेटोजेनेसिस के द्वारा जो गैमेट बनने हैं वो वाली सेल है तो क्या, म्योसिस में जाएगी। तो जीवन में क्या होता है कि जो आपका डीएनए होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है सेल के अंदर, ठीक है, मोटा मोटा समझ ले रहा है। फिर एस फेज में जो डीएनए है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना था, क्रोमोसोम नंबर था 2n, ठीक है, और जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो था 2c, ठीक है। और जब एस फेज में जाएगा तो क्रोमोसोम जो है वो अपनी रेप्लिका बना लेगा, अपनी कॉपी बना लेगा। तो यहाँ पे जो डीएनए का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो 4c हो जाएगा, जबकि जो क्रोमोसोम नंबर है वो जो है वो सेम ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे ए क्रोमोसोम है तो सेम एज इट यहाँ पे भी ए क्रोमोसोम ही होगा। तो मतलब जो डीएनए है इसने अपनी रेप्लिका बनाई है, क्रोमोसोम की रेप्लिका बनाई है, बट क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही है ना। तो एस फेज में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और जो डीएनए है वो डबल हो जाता है। फिर ये किस में आएगा, ये आएगा G2 फेज में। किसमें आया, G2 फेज में आया। G2 फेज में भी क्या होगा, अब ये डबल हो चुका है तो ये सिंगल थोड़ा ना हो जाएगा, तो ये ऐसे ही डबल रहेगा।
तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर 2n रहेगा और जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो 4c हो जाएगा। फिर जब ये सेल एम फेज में एंटर करेगी, एम फेज में जब एंटर कर जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा। माइटोसिस फेज की बात करें तो यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होगा। तो जो कॉपी बनी थी क्रोमोसोम की और एक जो पहले से जेनेटिक मटेरियल था, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी 2n और यहाँ पे भी 2n। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या था, 4c था, तो इसमें 2c, इस वाले में भी 2c। समझ रहे हो? तो ये बेसिकली चीज़ हो रही है। तो वही हमको क्या पढ़ना है कि अब जब सेल मियोसिस फर्स्ट में एंटर करी, मियोसिस फर्स्ट में, तो उसके पास क्या है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो ऑलरेडी क्या है, उसकी कॉपी बन चुकी है, डबल हो चुका है वो, सॉरी डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो चुका है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट की एस फेज में, मियोसिस फर्स्ट में जैसे कि यार ऐसे समझो, ये है एक सेल, ठीक है, ये हो गया G1, ये हो गया G1, ये हो गया S, ये तुम्हारा हो गया G2, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया मियोसिस फर्स्ट, तो ये हो गया मियोसिस सेकेंड। तो यहाँ पे तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो चुका है ना, डीएनए डबल, ठीक है। अब यहाँ पे भी डीएनए क्या है, डबल। तो जो एम फेज में डीएनए पहुँचेगा वो डबल डीएनए ही पहुँचेगा इस तरीके से। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो डीएनए जो होगा, क्रोमोसोम जो होगा वो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा इस टाइप से। ये क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो वही इसमें बोला जा रहा है कि जो क्रोमोसोम है वो होमोलोगस है, एक दूसरे के पहचान वाले, इस वजह से। अब जब ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, ये और ये जब एक दूसरे से क्या रहेंगे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, लेकिन जो इनके ये दोनों हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड हैं, जबकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए इनको नॉन आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस कैसे हुए कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम था वो, इस वाले में जो क्रोमोसोम था वो इस तरीके से तो था ही, ठीक है। अब जब एस फेज में गया तो डिक्टू इसकी एक कॉपी और बना दी एस फेज में डीएनए की ने। अब ये भी तो होमोलोगस ही हो गया ना इसका, क्योंकि एक कॉपी तो है ना, इसकी कॉपी ये है। अगर इस पे यहाँ पे मान लो ए जीन है तो इस पे यहाँ पे ए जीन होगा, यहाँ पे बी जीन है तो इसके यहाँ पे बी जीन होगा। मतलब कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम है, बट जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो डबल होगी। तो अब इन दोनों को क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। और ये एक वैलेंट है, ये मोनोवैलेंट है, ये मोनोवैलेंट है, तो इसको क्या बाई वैलेंट भी बोल देंगे, ठीक है। और इसमें क्रोमेटेड कितने दिख रहे हैं, एक क्रोमेटेड हो गया ये पूरा, ये पूरा एक क्रोमेटेड हो गया और इधर वाला एक पूरा क्रोमेटेड हो गया। ऐसे ही इसमें ये एक क्रोमेटेड हो गया और ये एक क्रोमेटेड हो गया। तो कितने क्रोमेटेड हो गए, 1 2 3 4। तो इसे क्या बोलेंगे, टेट्राड भी बोल देंगे, बाईवैलेंट बोलेंगे, टेट्राड भी बोलेंगे और होमोलोगस क्रोमोसोम भी बोलेंगे। आगे तो वही यहाँ पे बोला जाएगा कि मियोसिस फर्स्ट जो है इनिशिएटेड कब होगा, जब पेरेंटल क्रोमोसोम जो है वो रेप्लिकेटेड हो जाएगा और आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगी, एस फेज में प्रोड्यूस हो जाएंगी। वही सेम चीज़ अभी मैंने आपको बताई है। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और मियोसिस क्या इन्वॉल्व करेगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी पेयरिंग करेगा और इनमें क्या करेगा, रिकॉम्बिनेशन कराएगा, किसमें, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होमोलोगस क्रोमोसोम। अरे यार एक बार और समझ लो, ये क्या है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये G1 फेज में क्रोमोसोम है, ठीक है। अब यहाँ से आई, इसको बिगाड़ देते हैं एक बारी। ये G1 में है, अब सेल कब पहुँची, एस में पहुँची। तो एस में क्या, जो डीएनए है उसका क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, डीएनए सिंथेसिस होगा। तो वो एक अपने जैसी एक कॉपी और बना लेगा। ये एस में हो गया। अब यहाँ से एस से कहाँ, G2 में। तो G2 में भी तो सेम एज इट इज कंडीशन रहेगी ना, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट में। तो वहाँ पे ये क्रोमोसोम पहुँचा, ये इसको क्या बोल रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक ही जैसा क्रोमोसोम है ना, हेट्रो नहीं है ना, होमो ही है, सेम जैसा है, इसलिए क्या होमो बोल रहे हैं इसको। और ये क्रोमेटिड है और ये क्रोमेटिड है, तो इनको सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। जबकि ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला जो क्रोमेटिड है इसको क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे इसको, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड,
समझ गए ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो मियोसिस है उसमें क्या है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होगी, पेयरिंग होगी, और रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बीच के बीच में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाएगा, जिससे कि जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। किसकी हेल्प से, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स की हेल्प से। ठीक है, तो उसको हम आगे प्रोपेस के किस में पढ़ेंगे, प्रोपेस फर्स्ट में पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कैसे बनेगा, फिर क्रॉसिंग ओवर होगी, फिर क्रॉसिंग ओवर के बाद सिनेप्सिस बनेगा, चियाज़मेटा बनेगा, उन सबको समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मियोसिस फर्स्ट में क्या है, 4 स्टेजेस हैं, प्रोपेस फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। फिर उसके बाद मियोसिस 2 आएगा, प्रोपेस 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ये हम लोग को 8 स्टेज पढ़नी है। जो मियोसिस फर्स्ट है ये बेसिकली जो है यही टिपिकल है, बाकी जो मियोसिस 2 है ना, ये सेम एज कैसा है, माइटोसिस है, सेम एज माइटोसिस। जैसे माइटोसिस में डिवीजन कराया था ना, सेम एज वैसे डिवीजन करा देना, बस खल्लास, और कुछ नहीं कराना। बट जो मियोसिस फर्स्ट है ना भाई, इसके अपने अलग ही नखरे हैं। क्यों? क्योंकि ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आगे ले जाता है। क्योंकि क्रोमोसोम भाई 23 आएंगे तभी तो जो आने वाली प्रोजेनी होगी वो इवॉल्व होगी। तो वही सेम चीज़ है। मियोसिस फर्स्ट को देख लेते हैं। मियोसिस फर्स्ट में क्या, प्रोपेस फर्स्ट, प्रोपेस ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोपेस ऑफ माइटोसिस। बोल रहा है कि जो प्रोपेस फर्स्ट है ये क्या है, टिपिकली लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स है। किसके कंपेयर में, जो माइटोसिस का प्रोपेस था उसके कंपेयर में मियोसिस फर्स्ट का प्रोपेस फर्स्ट मोर कॉम्प्लेक्स और मोर टिपिकल है। इसमें क्या है, डिवाइडिंग फेज ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर, क्रोमोसोमल के बिहेवियर पे प्रोफेस फर्स्ट को कुछ 5 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें क्या है, लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकाइटीन है, डिप्लोटीन है, डाइकाइनेसिस है। बोले कि जो प्रोपेस फर्स्ट है उसमें क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे प्रोपेस फर्स्ट को 5 फेजेस में डिवाइड किया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले लेप्टोटीन को देखते हैं। लेप्टोटीन स्टेज क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। पैकाइटीन लेप्टोटीन में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो एकदम ग्रेजुअली विजिबल होंगे, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल होंगे। क्या होगा, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट लेप्टोटीन। जो क्रोमोसोम का कॉम्पैक्ट मतलब पैकिंग है जो, वो कंटिन्यू चलेगी लेप्टोटीन में। और इसके बाद क्या, सेकंड स्टेज आ जाएगी, क्या बोलेंगे, जैसे प्रोपेस की सेकंड स्टेज, प्रोपेस फर्स्ट की सेकंड स्टेज जाइगोटीन आ जाएगी। और इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। अब इस स्टेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है वो स्टार्ट कर देंगे पेयरिंग, एक दूसरे के साथ पेयरिंग, इस तरीके से पेयर में आ जाएंगे। ये क्या आ गए, पेयर में आ गए। किस में आ गए, जाइगोटीन में, स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्सिस। और ये जो प्रोसेस होगा इसे क्या बोलेंगे, पेयरिंग हुई मतलब कि सिनेप्स में आ गए, सिनेप्सिस फॉर्म कर लिया हमने। ठीक है, सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम है ये एक दूसरे की कॉपी है, इसलिए इनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहे हैं। Electron microscope of this stage indicate chromosome synapses is accompanied by formation of complex structure called synaptonymal complex। बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस स्टेप्स को देखा गया, सिनेप्सिस को देखा गया, तो इनमें क्या किया कि जो सिनेप्सिस हैं एक दूसरे से एक्कम्पेंड हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसे क्या बोल रहे हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। और वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, वो इस तरीके से इनके बीच में ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच रहेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाई अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है वो पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर से फॉर्म हो रहा है, क्या, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इस कॉल्ड बाइवेलेंट। अब इसको जो होमोलोगस क्रोमोसोम इसको बाइवेलेंट और टेट्राट बोल रहे हैं। देखो मैंने पीछे बताया था बाइवेलेंट, ये क्या गए, 2 बन गए ना, ये 2 बन गए, एक मोनोवैलेंट ये हो गया, एक मोनोवैलेंट ये हो गया, तो इन दोनों को मिला क्या बोल रहे हैं, बाइवेलेंट बोल रहे हैं। और इसमें एक क्रोमेटिड ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 और ये 4, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, टेट्राट वही बोल रहे हैं। However, these are more clearly visible at the next stage। और इसका जो नेक्स्ट स्टेज आएगी उसमें ये जो बाइवेलेंट टेट्राड और जो होमोलोगस क्रोमोसोम का सिनेप्स बना है ये क्लियरली विजिबल होगा। फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ प्रोपेस फर्स्ट आर रिलेटिवली शॉर्ट। जो पहली प्रोपेस फर्स्ट की जो पहली 2 स्टेज हैं वो क्या है, शॉर्ट लिप्ड होती हैं कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज। जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसके कंपेयर में, पैकाइटिन के कंपेयर में लेप्टोटीन और जैकोटीन शॉर्ट लिप्ड होती हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड। बोल रहा है कि जो पैकाइटिन में जो क्रोमोसोम है वो हमको क्या क्लियरली विजिबल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से देखना, ये एक और एक ये। ठीक है, और इनके बीच में क्या बन गया, सिनेप्सिस बन गया, सिनेप्सिस से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोल रहा है। इससे इसकी हेल्प से क्या क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, पास पास रहते हैं। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और ये क्या बनना है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनना है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। द साइट ऑफ विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ पे बनना है,
रिकॉम्बिनेशन नोडुल बनेगा पेकाइटिन में, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। अब ये क्या है, एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, एक ये क्रोमोसोम हो गया, और इसका एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थी इनके बीच में क्या होगी, पेयरिंग होगी। कहाँ पे, किस, कब, कौन सी स्टेज है, पेकाइटिन में। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा कि जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं इनके बीच में क्या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा, तो क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो ये क्या एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, और इसमें जो एंजाइम काम करता है वो कौन सा एंजाइम काम करता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन टू क्रोमोसोम्स। और जो क्रॉसिंग ओवर होगी उससे क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो क्रोमोसोम में एक्सचेंज हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ पेकाइटिन। और जो रिकॉम्बिनेशन है दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है, एंड ऑफ पेकाइटिन होते होते क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और जो क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ पे उस साइड को छोड़ के जो पूरा क्रोमोसोम है वो क्या एक दूसरे से ऐसे डिटैच हो जाए इस तरीके से। यहाँ पे क्रोमोसोम अलग रहेगा और ये बाद बाकी ऐसे दूर दूर हो जाएगा। बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन, अब डिप्लोटीन स्टेज की स्टार्टिंग होगी। इसमें क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर बना लेते हैं, इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है पेकाइटिन में, ठीक है। अब डिप्लोटीन स्टार्ट हुई, इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ बाइवेलेंट और टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर्स। मतलब कि ये जो स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो बना है, ये बना हुआ है, ये कहाँ पे आके डिसोल्यूशन हो जाएगा, डिप्लोटीन में आके जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है ये डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। और जो बाइवेलेंट और जो टेट्राड जो है क्रोमोसोम क्या सेपरेट हो जाएंगे पूरी तरीके से। लेकिन ये जो क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ पे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। दीज एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड चाइज़मेटा। और ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर जो बन रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, चाइज़मेटा बोल रहे हैं। इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ ऑफ ईयर। मतलब बोल रहा है कि कुछ oocyte जो होते हैं उसमें जो वर्टिब्रेट जो होते हैं उनमें जो oocyte होता है उसमें जो डिप्लोटीन स्टेज होती है वो क्या है, होती है लास्ट 2 मंथ के लिए हो जाती है, कुछ ईयर्स के लिए क्या वहाँ पे रुक जाती है oocyte डिप्लोटीन स्टेज में चियाज़मेटा का फॉर्मेशन करके। फाइनल स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोपेज फर्स्ट इज डाइकाइनेसिस। अब क्या डाइकाइनेसिस होगा, दिस इज मार्क्ड बाई टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा। अब जो चियाज़मेटा ये है ये कहाँ टर्मिनल पोजीशन पे आ जाएगा, टर्मिनलाइजेशन हो रहा है ना, तो कुछ इस तरीके से देखना आप, सेंट्रोमियर ये क्या टर्मिनल पोजीशन पे आ गए इस तरीके से, तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा हो गया। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड द म्योटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। अब म्योटिक स्पिंडल जो है वो क्या असेंबल्ड हो जाएंगे और होमोलोगस क्रोमोसोम के सेपरेशन के लिए वो प्रिपेयर हो जाएंगे। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियस बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपियर। डाइकाइनेसिस के एंड होते होते न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो भी ब्रेक डाउन कर जाएगा। डाइकाइनेस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। और डाइकाइनेसिस जो है वो मेटाफेज की स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मेटाफेज फर्स्ट जो है वो स्टार्ट होगा। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइंग ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। अब जो बाइवेलेंट ये जो क्रोमोसोम है ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये जो क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ पे क्रोमोसोम अभी एक दूसरे से अटैच रहेगा, कुछ इस तरीके से मेटाफिजिक प्लेट पे अलाइन हो जाएगा, ठीक है। ये चियाज़मेटा फॉर्मेशन हो गया, इस तरीके से मेटाफिजिक प्लेट पे अलाइन हो जाएंगे। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जो माइटोटिक स्पिंडल है ये क्या था आपका, ये था सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के क्या थे, सेंट्रोमियर पे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर था जिसे क्या काइनेटोकोर बोल रहे थे। तो इधर से अपोजिट पोल से स्पिंडल आएंगे काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। अब ये यहाँ से फिर क्या एनाफेज फर्स्ट आएगा तो यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, तो दो क्रोमोसोम अगले पेज पे समझते हैं। ये देखो, ये समझ लो, ये देखो ये चियाज़मेटा टर्मिनलाइजेशन हुआ चियाज़मेटा का, टर्मिनल पे चियाज़मेटा जुड़े हुए हैं देखो, ठीक है। अब जो काइनेटोकोर अपोजिट पोल से जो स्पिंडल फाइबर आएंगे वो यहाँ पे आके जुड़ेंगे, यहाँ पे आके, ठीक है। ये इधर एक जुड़ा है, एक उस साइड जुड़ा है, एक इस साइड जुड़ा है, एक उस साइड जुड़ा है, ऐसे ही जो जुड़े हुए हैं। फिर ये क्या है, यहाँ से बीच से सेपरेट हो जाएंगे, तो सेपरेट होंगे तो जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज हो जाएगा इन दोनों के बीच में। और एनाफेज, ये एनाफेज मेटाफेज फर्स्ट था, अब ये एनाफेज फर्स्ट है, तो इसमें क्या है कि क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल पे मूव करने लगेंगे। और टीलोफेज में ये क्या है, साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस हो गई, साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन वगैरह बन गई, तो ये टीलोफेज फर्स्ट हो गया। और फिर रैदर फिर इनमें क्या होगी,
अब फिर से इनमें जो माइटोसिस की प्रोफेज टू होगी वो होगी, तो उसमें क्या होगा, ये अपोजिट पोल से इस तरीके से जुड़ेंगे। अब ये यहाँ से स्प्लिट कर जाएंगे, ये यहाँ से स्प्लिट कर जाएंगे, तो अब जो क्रोमोसोम होगा ये एन नंबर, ये एन नंबर, ये एन नंबर, ये एन नंबर, तो यहाँ से क्या है, एक सेल से एक इधर जाएगी, एक इधर, 4 सेल इससे बनेंगी, 4 सेल इससे बनेंगी, तो ऐसे टोटल 8 सेल बन जाएंगी। देखना एक मिनट, ये देखो यहाँ से, ये देखो 2 इसमें आए, 2 इसमें आए, एक पेयर इसमें आए, एक पेयर इसमें आए, 4 सेल बन गई है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब एनाफेज फर्स्ट को समझ लेते हैं। उसमें मेटाफेज से फर्स्ट में क्या हुआ था, जो क्रोमोसोम थे ये देखो ये अलाइन हो गए इक्वेटर पे, मेटाफेज फर्स्ट में इक्वेटर पे अलाइन हो गए, ठीक है। अब एनाफेज फर्स्ट की बात कर लेते हैं। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन्स एसोसिएटेड टू देयर सेंट्रोमियर। जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हुए हैं, और जो सिस्टर क्रोमैटिड थी वो अभी भी सेंट्रोमियर पे एसोसिएटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब इसमें क्या होगा, टीलोपेज फर्स्ट में द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएंगे, साइटोकाइनेसिस फॉलो, दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल, साइटोकाइनेसिस फॉलो होगी और जिसे क्या बोलेंगे, डायड ऑफ सेल्स बोलेंगे। आल्दो इन मैनी केसेस ऑफ क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्सन, दे डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंड स्टेट ऑफ द interphase nucleus. The stage between two meiotic division is called interkinesis and is generally short lived। बोल रहा है कि दो स्टेज है दो meiotic division के बीच में से, क्या इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, और जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है। इसको इसके लिए इसको इसमें नहीं बताया गया है। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, उसमें कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोपेज टू, अ मच सिंपलर प्रोपेज देन प्रोपेज फर्स्ट। बोले जो प्रोपेज टू है ये बहुत ज़्यादा सिंपलर है प्रोपेज की तरह, ना कि प्रोपेज फर्स्ट की तरह। प्रोपेज फर्स्ट जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था टिपिकली और स्ट्रक्चरली भी। क्रोमोसोमल का बिहेवियर की बेस पर इसको 4-5 डिवाइड क्लास फेजेस में डिवाइड कर दिया था। प्रोपेज फर्स्ट को पेगाइटीन, जाइगोटीन, लिप्टोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इन सब में। अब म्योसिस टू स्टार्ट होगा, म्योसिस टू स्टार्ट होगा तो उसमें प्रोपेज टू आएगा। इसमें क्या होगा, म्योसिस टू इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुली इलोंगेटेड। म्योसिस टू स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही साइटोकाइनेसिस हुई वैसे ही, और ये क्रोमोसोम जो है इसमें फुली इलोंगेटेड होंगे। इन कंट्रास्ट टू म्योसिस फर्स्ट, म्योसिस टू रिजेंबल ए नॉर्मल माइटोसिस। मतलब बोल रहा है कि म्योसिस फर्स्ट के कंट्रास्ट में जो म्योसिस टू है ये नॉर्मल माइटोसिस से रिजेंबल करती है, मिलती जुलती होती है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोपेज टू, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाएगी प्रोपेज टू के एंड में। द क्रोमोसोम जो है बिकम कॉम्पैक्ट, जो क्रोमोसोम है वो कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। और फिर मेटाफेज टू आएगा। एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर एंड द मैक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स। बोल रहा है कि जो मेटाफेज टू है इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, एंड स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर, और स्पिंडल जो है काइनेटोकोर पे अटैच हो जाएंगे इस तरीके से। ये क्या होगा, काइनेटोकोर होगा, इस पे आके स्पिंडल अटैच हो जाएंगे, और ये सिस्टर क्रोमैटिड जो है अब क्या करेंगी, अब एनाफेज ऐसे ही होगा ना। एनाफेज टू बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिट ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। अब यहाँ से स्प्लिटिंग हो जाएगी, ये वाला जो है ये कुछ इस तरीके से जाएगा, और ये वाला जो है ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये क्या एनाफेज में हो रहा है, ये मेटाफेज टू है, ये एनाफेज टू है। मैं ये रफली स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। एनाफेज टू में क्या होगा कि जो साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग होगी सेंट्रोमियर में, और सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग होगी विच वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर, और जो सेंट्रोमियर जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड को एक साथ होल्ड किया होगा, उसमें क्या होगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी। अलाइंग देम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, और इससे क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर है क्रोमोसोम को या सिस्टर क्रोमैटिड को अपोजिट पोल पर ले जाएंगे, सेल के अपोजिट पोल पे ले जाएंगे। शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू काइनेटोकोर, और कहाँ से हो रही है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो थे काइनेटोकोर पे अटैच थे वहाँ से क्या हो रही थी, स्प्लिट हो जा रही थी। अब क्या होगा, टीलोफेज टू, म्योसिस एंड्स विद टीलोफेज टू। म्योसिस टू जो है वो कब एंड होगी, टीलोफेज टू के साथ एंड हो जाएगी। इन विच टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय ए न्यूक्लियर इन्वेलप। बोला है इसमें क्या होगा, दो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियर इन्वेलप में इनक्लोज होंगे। साइटोकाइनेसिस फॉलो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स। फिर इसमें साइटोकाइनेसिस होगी म्योसिस टू में, वो टीलोफेज टू में साइटोकाइनेसिस होगी, तो इससे क्या है कि टेट्राड ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस समझ लेते हैं। मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाई विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि जो मियोसिस मैकेनिज्म है इसमें क्या है कि जो क्रोमोसोम नंबर है उसका कंजर्वेशन होगा, और जो जनरेशन टू जनरेस जो है जनरेशन टू जनरेशन ये क्या अचीव किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ मियोसिस और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ। अब क्या होगा, इसमें रिडक्शन होगा क्रोमोसोम नंबर में, और क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाएगा। इज इट आल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, और ये जो रिडक्शन हो रहा है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, इससे क्या है जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है
जो जेनेटिक चेंजेस हैं उसमें क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो और इवॉल्व होकर बनेगा, इसलिए मियोसिस का सिग्निफिकेंस है। इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, बढ़ा के रखता है कौन, मियोसिस। वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक वेरिएशन को इंक्रीज करता है मियोसिस। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, और जो वेरिएशन आएंगे इससे क्या है, जो ह्यूमन या जो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या है, उसका इवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा डेवलप होगा, इसलिए जो मियोसिस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे ये अपना सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस कंप्लीट होकर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन भी कंप्लीट होता है। अब अपन 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे, कौन सी, प्लांट फिजियोलॉजी। थैंक यू।